इस बेचारे की किस्मत फूटी है जो इतनी सी जान के साथ विक्रमादित्य की तीसरी पत्नी बनने जा रही है। उसके सामने पक्की उम्र की औरत ना टिक पाई, ये क्या चीज़ है। हल्दी की रस्म में आई औरतों की बातें सुनते ही अवनी का सर मज़ीद झुक गया। उसके बूढ़े पिता को व्यापार में 10 लाख का नुकसान हुआ तो उधार वापस मांगने वालों ने उनका जीना हराम कर दिया। तभी मजबूरन उन्हें अपनी कम उम्र बेटी का हाथ 35 साल के विक्रमादित्य को देना पड़ा, जिसकी पहली 2 पत्नियां विवाह के दूसरे दिन ही मैके चली गई थीं। लेकिन इस बात की वजह आज तक किसी को मालूम ना हो सकी। वो बिस्तर पर बैठी खौफ से कांप रही थी जब विक्रमादित्य शेखावत ने कमरे में आते ही निहायत नरमी के साथ उसे गोद में भरा। क्या जयप्रकाश को कोई और तरीका नहीं मिला था अपनी जवान लड़की को इस दुनिया से रवाना करने का जो इस आदमी के साथ उसकी शादी करवा रहा है। जब अवनी ने ये वाक़या सुना तो वो बेइख्तियार चौंक गई। उसकी नज़रें चंद लम्हों के लिए सामने बैठी औरतों की तरफ उठीं, फिर फ़ौरन झुक गईं, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसी सभाओं में दुल्हन का किसी की बात का जवाब देना उचित नहीं समझा जाता। मगर कानों में पड़ने वाले शब्दों को अनदेखा करना भी उसके बस में नहीं था। अवनी की शादी शहर के सबसे अमीर और प्रभावशाली परिवार के वारिस विक्रमादित्य शेखावत से होने जा रही थी। अवनी की उम्र अभी इतनी ज़्यादा नहीं थी। उसकी माँ कई साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। जयप्रकाश ने माता पिता दोनों का कर्तव्य निभाने की पूरी कोशिश की थी। अवनी को कभी प्रेम की कमी महसूस नहीं होने दी थी, मगर आज वही पिता अपनी बेटी को कर्ज के बदले किसी दूसरे के हवाले कर रहा था, क्योंकि विक्रमादित्य शेखावत का कर्ज वापस करना जयप्रकाश के बस में नहीं रहा था। दूसरी औरत ने अफसोस भरे लहजे में कहा, विक्रमादित्य शेखावत के आगे तो पक्की उम्र की औरत भी ना टिके। सुना है उसकी पहली दोनों पत्नियां पहली रात के बाद ही भाग गई थीं। एक तो हर वक्त हे भगवान करती रहती थी, कहती थी मैं इस आदमी के पास नहीं जाऊंगी, ये बेचारी तो अभी उम्र में भी कितनी छोटी है, इसका क्या बनेगा। अवनी अब समझ चुकी थी कि ये किस प्रकार की बातें हो रही हैं। उसका दिल बेख्तियार धड़कने लगा, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उलझ गईं। वो सर झुकाए बैठी रही, क्योंकि उसके पास खामोश रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लोग विक्रमादित्य शेखावत के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? आखिर उस आदमी में ऐसा क्या था जो हर जुबान पर खौफ बनकर बैठा हुआ था? जैसे वो कोई जल्लाद हो जो औरतों को जिंदा नहीं छोड़ता। विक्रमादित्य शेखावत की उम्र 35 साल थी, मगर वो अपनी उम्र से कहीं कम दिखाई देता था। 6 फीट कद, चौड़े कंधे, मजबूत शरीर, गहरी काली आंखें, आत्मविश्वासी चेहरा। उसकी शख्सियत में ऐसा आकर्षण था कि एक नज़र देखने वाला दोबारा देखने पर मजबूर हो जाता, मगर उसी चेहरे पर ऐसी रहस्यमयी खामोशी भी थी जिससे ये अनुमान लगाना असंभव था कि वो नेक इंसान है या ख़तरनाक। अवनी अभी हल्दी में बैठी थी। शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। एक उम्र रसीदा औरत ने जयप्रकाश के करीब आकर धीमी आवाज़ में कहा, अभी भी समय है, अपनी बेटी की ज़िंदगी बचा लो, उसे उस हवेली में मत भेजो, वहाँ से कोई खुश वापस नहीं आता। जयप्रकाश ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर बिना कुछ कहे दूसरी तरफ चल दिया, जैसे उसने वो बात सुनी ही नहीं हो। उस रात अवनी देर तक जागती रही। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। एक ही ख्याल बार बार उसके दिमाग में आ रहा था कि सिर्फ 2 दिन बाद वो विक्रमादित्य शेखावत की पत्नी बनकर उस हवेली में चली जाएगी। फिर वहाँ उसके साथ क्या होने वाला था? 2 दिन इसी बेचैनी में गुजर गए। हर गुजरता पल अवनी को उस वास्तविकता के मज़ीद करीब ले आ रहा था जिससे वो सतत भयभीत थी। घर में शादी की तैयारियां अपने चरम पर थीं। मेहमानों का आगमन जारी था, हर तरफ खुशियों का शोर था, मगर इन सब आवाज़ों के बीच सिर्फ एक दिल ऐसा था जो खामोशी के साथ डूब रहा था। शादी वाले दिन सुबह ही उसे तैयार करने वाली औरतें आ गईं। लाल लहंगा उसके अस्तित्व पर इस तरह सजाया गया था जैसे राजकुमारी को विदा किया जा रहा हो। आभूषण एक एक करके पहनाए गए, हल्का सा श्रृंगार किया गया। फिर जब उसने चंद लम्हों के लिए आईने में खुद को देखा तो वो खुद भी हैरान रह गई।
इतनी सुंदर शायद वो पहले कभी नहीं लगी थी, मगर चेहरे पर मौजूद उदासी किसी भी श्रृंगार से छुप नहीं रही थी। कन्यादान और विवाह की रस्म खामोशी के साथ संपन्न हो गई। इस परिवार में दूल्हा दुल्हन को एक साथ बैठने की परंपरा नहीं थी, इसीलिए अवनी ने अपने पति को अभी तक देखा भी नहीं था। विवाह के फौरन बाद उसके सर पर लंबी चुनरी डाल दी गई। औरतों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। फिर विदाई का समय आ गया। जयप्रकाश ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा। उसकी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी, मगर वो एक शब्द भी ना बोल सका। अवनी ने खामोशी से अपने पिता के चरण स्पर्श किए, फिर गाड़ी में बैठ गई। काफ़ी देर के सफ़र के बाद गाड़ी एक बहुत बड़ी हवेली के सामने आकर रुकी। भारी भरकम दरवाजे खुले। अंदर कई लोग मौजूद थे, मगर अवनी कुछ भी ना देख सकी क्योंकि चुनरी अब भी उसके चेहरे पर थी। उसे आहिस्ता आहिस्ता सहारा देकर अंदर ले जाया गया। लंबे बरामदे पार किए गए, कई सीढ़ियाँ चढ़ी गई, फिर आखिरकार एक कमरे का दरवाज़ा खोला गया। चुनरी हटाई गई तो उसने पहली बार अपने आसपास नज़र दौड़ाई। कमरा असाधारण रूप से शानदार था। हर चीज़ अपनी जगह पर रखी हुई थी, कहीं मामूली सी भी बेतरतीबी नज़र नहीं आ रही थी। फर्नीचर कीमती था, दीवारों पर नफीस सजावट थी। पर्दों से लेकर रोशनियों तक हर चीज़ से यही महसूस होता था कि इस कमरे का मालिक अपनी ज़िंदगी में किसी प्रकार का समझौता करना पसंद नहीं करता। अवनी को बिस्तर पर बिठा दिया गया। उसका भारी लहंगा चारों तरफ फैल गया। घूंघट दोबारा उसके चेहरे पर डाल दिया गया। दरवाज़ा बंद हुआ। कदमों की आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली गईं। अब पूरे कमरे में सिर्फ खामोशी बाकी रह गई। अवनी ने अपनी उंगलियों को मजबूती से एक दूसरे में जकड़ लिया। दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी जैसे सीने से बाहर निकल आएगी। वो बार बार उन्हीं बातों को याद कर रही थी जो पिछले 2 दिन से उसके कानों में गूंज रही थी। पहली दोनों पत्नियां भाग गई थीं। कोई इस हवेली से खुश वापस नहीं आया था। विक्रमादित्य शेखावत आम आदमी नहीं था। वो अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, मगर इस इंतज़ार में खुशी नाम की कोई चीज़ शामिल नहीं थी। सिर्फ खौफ था, अनिश्चितता थी, एक अनजाना सा सवाल था कि इस दरवाज़े के खुलते ही उसकी ज़िंदगी किस रुख पर मुड़ने वाली थी। विक्रमादित्य शेखावत ने आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोला तो कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। अवनी उसी तरह बिस्तर पर बैठी थी जैसे कई घंटों से अपनी जगह से हिली ही ना हो। उसका घूंघट अब भी चेहरे पर था। हाथ अपनी गोद में जुड़े हुए थे। सांस भी इस कदर धीमी चल रही थी कि जैसे वहाँ कोई मौजूद ही ना हो। विक्रमादित्य ने एक पल के लिए खामोशी से उसे देखा, फिर दरवाज़ा बंद किया और अपने कदम मामूल के अनुसार आगे बढ़ाए। अवनी ने घूंघट की ओर से पहली बार अपने पति को गौर से देखा। लंबा कद, मजबूत शरीर, आत्मविश्वासी चाल, गंभीर चेहरा। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे लोगों ने बताया था, मगर उसके चेहरे पर इस वक्त ना गुस्सा था ना सख्ती। उसने बिना कुछ कहे अपनी शेरवानी उतारी, साफ सुथरे अंदाज में एक तरफ रखी, फिर सीधा बाथरूम की तरफ चल दिया। अवनी का दिल अब भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो हर आवाज़ पर चौंक रही थी। अचानक बाथरूम के अंदर से मोबाइल फ़ोन बजने की आवाज़ आई। चंद लम्हों बाद विक्रमादित्य ने कॉल रिसीव कर ली। बाथरूम का दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था, इसीलिए उसकी आवाज़ साफ बाहर आ रही थी। वो मामूल के अंदाज में बोला, आज तो पहला दिन है, देखना कैसे अपनी औकात पे आ जाएगी। चिंता नहीं करो तुम, शुरू में थोड़ी अड़ेगी, लेकिन बाद में मैं खुद ही सीधा कर लूँगा, और अगर नहीं सीधी हुई तो फिर मुरम्मत करनी पड़ेगी। ऐसे ही होता है, पहले भी तो ऐसे ही हुआ है, और जाहिर है फिर इस तरह के कामों में सख्ती तो करनी पड़ती है, और अगर नहीं काम आई तो दूसरी ले आएंगे। ये शब्द अवनी के कानों में पड़े तो जैसे उसके शरीर से जान ही निकल गई। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। उसे लगा अब भर वो बात सच साबित होने वाली है जो औरतें पिछले 2 दिन से करती आ रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूमने लगा, वो मेरे बारे में बात कर रहा है, मुरम्मत कर दूँगा, सख्ती करूँगा, दूसरी ले आऊँगा। उसकी उंगलियां बुरी तरह कांपने लगी, होंठ खुश्क हो गए, सांस लेना मुश्किल होने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे कमरे की सारी हवा ख़त्म हो चुकी हो। उसका ब्लड प्रेशर तेज़ी से गिरने लगा, मगर उसे खुद अनुमान भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है।
चंद लम्हों बाद विक्रमादित्य बाथरूम से बाहर आया। वो बिल्कुल मामूल के अनुसार पुरसुकून नज़र आ रहा था। उसने टॉवल एक तरफ रखा, आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल दुरुस्त किए, फिर अलमारी से एक छोटी सी डिब्बिया उठाई और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बिस्तर के करीब आ गया। वो अवनी के सामने बैठ गया। जेब से निकाला हुआ डिब्बा खोला तो उसमें खूबसूरत सोने के कंगन रखे हुए थे। उसने नरमी से अवनी का घूंघट उठाया। चेहरा देखते ही उसकी पेशानी पर शिकन आ गई। अवनी का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था, होंठ तक कांप रहे थे, आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वो हैरत से बोला, क्या हो गया तुम्हें? अवनी ने फ़ौरन सर हिला दिया जैसे कहना चाहती हो कुछ नहीं हुआ, मगर उसके होठों से आवाज़ ना निकल सकी। विक्रमादित्य ने चंद लम्हे उसे गौर से देखा, फिर नरम लहजे में कहा, क्या बात है, डर रही हो? खाना खाया तुमने? कोई समस्या है? अवनी खामोश रही। उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ माहौल बदलने की कोशिश की। बोल तो सकती हो ना? वैसे गूंगी पत्नी रखने का भी मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर बातें करोगी तो अच्छी लगोगी। ये कहते हुए उसने आहिस्ता से उसकी कलाई अपने हाथ में ली ताकि उसे कंगन पहना सके, मगर अगले ही पल वो चौंक गया। अवनी का हाथ बुरी तरह कांप रहा था। उसने फ़ौरन कंगन एक तरफ रख दिया। उसी पल अवनी ने अपने गले पर हाथ रखा, जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। विक्रमादित्य के चेहरे का रंग बदल गया। वो फ़ौरन उठा, मेज़ से पानी का ग्लास उठाया, फिर उसके करीब आकर निहायत एहतियात से उसे पानी पिलाया। अवनी के हाथ इतने कांप रहे थे कि ग्लास भी सही तरह नहीं पकड़ा जा रहा था। विक्रमादित्य ने ग्लास खुद थामे रखा ताकि पानी गिरने ना पाए। फिर उसने आहिस्तगी से उसे सहारा दिया और अपने करीब कर लिया। वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए नहायत धीमे लहजे में बोला, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, आराम से सांस लो। उसका अंदाज़ बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई बेभिद बच्चे को तसल्ली देता है। अवनी खुद हैरान थी। जिस आदमी से वो चंद लम्हे पहले तक सबसे ज़्यादा खौफ खा रही थी, उसी की बाहों में उसे पहली बार थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा था। विक्रमादित्य ने महसूस कर लिया कि ये मामूली घबराहट नहीं, किसी बात ने उसे बुरी तरह डराया है। उसने बहुत नरमी से पूछा, किसी ने बोला है तुम्हें कुछ? किसने बोला था? अवनी ने बड़ी मुश्किल से पहली बार ज़ुबान खोली। उस औरत की बात सुनते ही अवनी की रूह कांप गई। उसने अवनी से कहा था कि विक्रमादित्य कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा शैतान है जो औरतों की ज़िंदगी निगल जाता है। बात पूरी करते करते वो खुद भी उलझ गई। उसे समझ नहीं आया कि आगे क्या कहे, लेकिन विक्रमादित्य पूरी बात अच्छी तरह समझ चुका था। वो चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर उसने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी पुरानी चोट ने उसे अंदर तक थका दिया हो। उसने निहायत नरमी से कहा, पहले तुम आराम करो, इस भारी जोड़े को बदल लो, इसकी वजह से तुम्हें घुटन हो रही होगी। तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही अवनी ने एक राहत की सांस ली। कमरे में पहले जैसा खौफ अब नहीं रहा था। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना भारी लहंगा बदला और फिर बिस्तर पर लेट गई। दिन भर की थकान, मानसिक तनाव और लगातार डर अब एक साथ उस पर हावी होने लगा। आंखें बंद हुई तो उसे पता ही नहीं चला कि वो कब गहरी नींद में चली गई। अगले दिन जब सूरज की किरणें पर्दों के बीच के कमरे में दाखिल हुईं तो अवनी की आंख धीरे धीरे खुली। चंद लम्हे वो खामोश लेटी रही, फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि वो तो रात को न जाने कब सो गई थी। उसका दिल एकदम घबरा गया। उसे याद आया कि विक्रमादित्य ने उसे कपड़े बदलने को कहा था और वो बाहर चला गया था। उसके बाद क्या हुआ, विक्रमादित्य वापस आया भी था या नहीं, उसे कुछ पता नहीं था। वह फ़ौरन उठकर बैठ गई। उसकी नज़रें बेख्तियार बिस्तर और कमरे के दूसरे हिस्सों पर दौड़ने लगी, लेकिन विक्रमादित्य कहीं नज़र नहीं आया। वो एक गरीब घर की बेटी थी। उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि ससुराल में हर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए। मामूली सी भूल भी ख़ानदान की इज़्ज़त मिट्टी में मिला सकती है। ये सोचकर वो जल्दी जल्दी बिस्तर सही करने लगी, फिर अलमारी से नए कपड़े निकाल कर तैयार होने के लिए वॉशरूम चली गई। चंद मिनट बाद वो तैयार होकर बाहर आई। अभी वो अपनी चुनरी के पल्ले को दुरुस्त कर ही रही थी कि अचानक नीचे से किसी के ऊंची आवाज़ में बोलने की आवाज़ आई। वो चौंक गई। ये आवाज़ विक्रमादित्य की थी। उसने पहली बार उसकी आवाज़ में इतना क्रोध महसूस किया था। आश्चर्य उसे बेइख्तियार सीढ़ियों की तरफ ले गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सीढ़ियों के मोड़ पर आ खड़ी हुई, जहाँ से नीचे का नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। विशाल हाल में विक्रमादित्य खड़ा था और उसके सामने उसकी भाभी सुनीता मौजूद थी।
उनके साथ वही दो औरतें भी बैठी थी जिन्होंने हल्दी वाले दिन अवनी के दिल में डर भर दिया था। अवनी खामोशी से छुप कर खड़ी हो गई ताकि किसी की नज़र उस पर ना पड़े। विक्रमादित्य का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वो अपने आवेश को रोकते हुए बुलंद आवाज़ में बोला, आप लोगों को ज़रा सी भी लज्जा नहीं आती, किसी मासूम लड़की को इस तरह उसके ही पति से डराते हुए। सुनीता एकदम आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर किसी प्रकार का पछतावा नहीं था। वो लापरवाही से बोली, पति ऐसा हो तो डरना ही चाहिए। और फिर वो जो दोनों इसी हवेली से डरकर भाग गई थी, उनका क्या राज था? आज तक किसी को समझ नहीं आया। वैसे भी हम उसे डरा नहीं रहे, हम तो तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार कर रहे थे। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आवाज़ की सख्ती कम नहीं हुई। भाभी, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन अगर आप गलत बात करेंगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपने मुझे मेरी ही पत्नी के सामने एक जल्लाद के रूप में पेश किया, ये बात मैं याद रखूँगा। सुनीता ने तंज कसते हुए हंसी हंसती। जब वो यहाँ से रातों रात भाग जाएगी ना, तो ये बात सब याद रखेंगे, गांव वाले भी और हम लोग भी। अभी तक याद है मुझे, सीमा किस तरह पागलों की तरह यहाँ से भाग कर गई थी। पता नहीं तुमने उसके साथ क्या किया था। सब डरते होंगे तुमसे, लेकिन मैं नहीं डरती। ये सुनते ही विक्रमादित्य की आंखों में एक स्ट्रेंज झलक उभरी। गुस्से से उसकी मुट्ठियाँ भींच गईं और जबड़े सख्त हो गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अगले ही पल कोई तीखा जवाब देगा, मगर सामने एक औरत खड़ी थी। उसने खुद को रोक लिया। पूरे हॉल में चंद लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया। अवनी सीढ़ियों पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि विक्रमादित्य अपनी सफाई तो दे रहा है, लेकिन अपने अतीत के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रहा। उसकी यही खामोशी उसके खिलाफ सबसे बड़ी गवाही बन चुकी थी। इस हवेली में आखिर ऐसा क्या हुआ था? सीमा क्यों भागी थी? उससे पहले वाली पत्नी क्यों भागी थी? किसी को सत्य पता नहीं था। हर कोई सिर्फ अनुमान लगा रहा था। हर ज़ुबान पर एक ही बात थी कि विक्रमादित्य औरतों के साथ कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से उसकी दोनों पत्नियां विवाह के 2 दिन बाद ही हवेली से भाग गई थीं और बाद में विवाह विच्छेद मांग लिया था। विक्रमादित्य ने अब एक शब्द भी नहीं कहा। उसने एक ठंडी नज़र सब पर डाली और मुड़कर चला गया। अवनी घबरा गई। वो तेज़ी से पलटी और दौड़ती हुई वापस कमरे में आ गई। उसने जल्दी से खुद को संभाला और बिस्तर पर ऐसे बैठ गई जैसे वो पूरे समय वही थी। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और विक्रमादित्य अंदर आ गया। उसने एक नज़र अवनी को देखा और फ़ौरन समझ गया कि उसके चेहरे पर फिर वही खौफ वापस आ चुका है। शायद उसने सब सुन लिया था, लेकिन इस वक्त उसके पास रुकने का समय नहीं था। वो अलमारी के पास गया, अपनी घड़ी बांधी, फिर अवनी की तरफ देखकर नरम लहजे में बोला, नाश्ता समय पर कर लेना, किसी से ज़्यादा बात मत करना, विशेषकर सुनीता भाभी से। रात को आऊँगा तो बात होगी, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। अवनी ने धीरे से सर हिला दिया। जी ठीक है। विक्रमादित्य ने चंद लम्हे उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ और कहना चाहता हो, मगर फिर खामोशी से मुड़ गया। दरवाज़ा बंद हुआ और उसके कदमों की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली गई। अवनी खामोश बैठी दरवाजे को देखती रही। उसके दिमाग में सवाल ही सवाल थे। विक्रमादित्य आखिर वास्तव में कैसा इंसान था? कसूर लोगों का था, कसूर उसका था, या इस पूरी कहानी में कोई ऐसा राज छुपा था जिससे अभी तक सब अनजान थे? विक्रमादित्य सुबह ही हवेली से निकल गया था। उसका रुख सीधा उन खेत कल्याणों की तरफ था जहाँ जयप्रकाश काम करते थे। उन्हीं ज़मीनों की वजह से दोनों की पहली जान पहचान हुई थी। फिर कर्ज का मामला सामने आया और आखिरकार उसी कर्ज के बदले में ये विवाह हुआ था। जयप्रकाश ने दूर से ही विक्रमादित्य को आते देखा तो घबरा गया। फ़ौरन अपने कपड़े दुरुस्त किए और आदर में खड़े हो गए। विक्रमादित्य उनके करीब आकर रुका और नहायत संजीदा होकर बोला, आपने मुझसे जो उधार लिया था उसके बदले में ये रिश्ता हुआ है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किसी भी रूप में आप मेरे लिए आदरणीय है। ये सुनते ही जयप्रकाश ने बेइख्तियार दोनों हाथ जोड़ दिए। विक्रमादित्य ने फ़ौरन आगे बढ़कर उनके हाथ नीचे किए और शांत लहजे में बोला, मुझे अवनी के बारे में एक बात जाननी है। कहीं आपने इससे पहले उसका रिश्ता कहीं और तो नहीं किया था? जयप्रकाश का चेहरा एकदम चिंतित हो गया। वो घबरा कर बोले, क्यों बड़े बाबू, कोई बात हुई है क्या? विक्रमादित्य ने फ़ौरन ना में सर हिलाया। नहीं, कोई बात नहीं हुई, बस मुझे जानना है। जयप्रकाश ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलने लगे, नहीं बाबूजी, मेरी पत्नी जब से इस दुनिया से गई है, अवनी बेचारी बिल्कुल अकेली हो गई है। बस चुपचाप रहने लगी। मैं चाहता था कोई व्यापार करूं, हम लोग गांव छोड़कर चले जाएं, क्योंकि यहाँ उसकी माँ की बहुत याद आती थी, मगर ऐसा हो न सका। व्यापार भी डूब गया, मैं आपके पैसे भी वापस ना कर सका, और फिर ये सब हो गया। वो चंद लम्हे खामोश रहे। उनकी आवाज़ भारी हो गई। मेरी बेटी तो बहुत मासूम है बाबूजी।
उसे दुनिया की कोई समझ नहीं है। मेरा इरादा अभी उसकी शादी करने का भी नहीं था। मुझे 2-2.5 साल बाद उसका कन्यादान करना चाहिए था। आपसे क्या कहें, बस एक निवेदन है, उसका ध्यान रखिएगा। विक्रमादित्य चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि एक मजबूर पिता अपनी बेबसी छिपाने की कोशिश कर रहा है। उसने पूरे आदर से कहा, आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी अब मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है। मैं उसका ध्यान ज़रूर रखूँगा। जयप्रकाश ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा और खामोशी से सर झुका लिया। दूसरी तरफ हवेली में अवनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। विक्रमादित्य जाते वक्त उसे ख़ास तौर पर समझा कर गया था कि सुनीता भाभी से ज़्यादा बात मत करना, और अवनी का भी यही इरादा था। मगर कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और सुनीता अंदर दाखिल हो गई। अंदर आते ही उसकी नज़र सीधी बिस्तर पर गई, जैसे वो किसी विशेष चीज़ को ढूंढ रही हो। फिर उसने अवनी की तरफ देखा। क्या बात है, कोई बात हुई है क्या? अगर कोई बात है तो बता दो। अवनी ने आहिस्ता से ना में सर हिलाया। नहीं, कोई बात नहीं हुई भाभी, सब ठीक है। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह बहुत धीमी और बारीक थी। सुनीता ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर एक मक्कार मुस्कान के साथ बोली, एक काम क्यों नहीं करती? तुम्हारी तो हो हवेली, घूम लो। बहुत बड़ी हवेली है हमारी, ऐसे इसे नवलखा हवेली नहीं कहते। एक दिन में तो हम पूरी हवेली घूम भी नहीं सकते। दूसरी तीसरी मंजिल पर जाओ, वहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखता है। वो चंद लम्हे महर ठहरी, फिर जैसे अचानक उसे कुछ याद आया हो। हाँ, तहखाना ज़रूरी देखना। अवनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। यहाँ तहखाना भी है? वो किस लिए? सुनीता के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। तहखाना तो विक्रमादित्य ने बनवाया था, पहले नहीं था। शत्रुओं को कैद करने के लिए। फिर अपनी पहली और दूसरी पत्नी को भी वही कैद करना चाहता था, मगर वो बेचारियां भाग गईं। अब तुम देख लेना तहखाना, क्या पता कल को तुम्हें भी वही रहना पड़ जाए। ये सुनते ही अवनी की आंखें खौफ से फैल गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया और होंठ बेइख्तियार कांपने लगे। वो एक शब्द भी नहीं बोल सकी। सुनीता चंद लम्हे उसका डरा हुआ चेहरा देखती रही, फिर ज़ोर से हंस पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिस मकसद के लिए आई थी वो पूरा हो चुका था। अगले ही पल वो मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होते ही पूरे कमरे में एक बार फिर भयावह सन्नाटा छा गया। अवनी बिस्तर पर बैठी सामने बंद दरवाजे को देख रही थी। उसके दिमाग में बार बार सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, तहखाना। सुनीता भाभी के जाने के बाद अवनी काफ़ी देर तक उसी जगह बैठी रही। उसके दिमाग में बार बार वही बोल घूम रहे थे कि तहखाना विक्रमादित्य ने बनवाया था शत्रुओं को कैद करने के लिए। फिर अपनी पहली और दूसरी पत्नी को भी वही कैद करना चाहता था। उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा दृश्य बन रहा था, जिसमें वो खुद उस अंधेरे तहखाने में बंद थी और बाहर से एक भारी दरवाज़ा बंद हो रहा था। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। दिल में डर तो था, मगर उस डर के साथ एक ज़िद भी पैदा हो चुकी थी। वो खुद से कहने लगी कि आखिर कब तक वो दूसरों की बातों पर विश्वास करती रहेगी। अब उसकी शादी हो चुकी थी। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो हर बात सुनकर डर जाए। अगर विक्रमादित्य के बारे में इतनी बातें हो रही थीं तो उसे सत्य जानने का पूरा अधिकार था। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकली। हवेली का ये हिस्सा पहले से भी ज़्यादा शांत लग रहा था। लंबे बरामदे खाली थे। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें जैसे खामोशी से उसे देख रही थीं। अवनी के कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। उसे याद आया विक्रमादित्य ने कहा था कि किसी से ज़्यादा बात मत करना, विशेषकर सुनीता भाभी से। मगर अब वो बात उसे वहाँ तक ले जा रही थी जहाँ शायद इस हवेली का सबसे बड़ा राज छुपा था। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। पहली मंजिल पर सन्नाटा था। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उसे एक लंबा रास्ता नज़र आया जहां आखिर में एक पुराना सा दरवाज़ा था। वो चंद लम्हे रुक गई। दिल तेज़ी से धड़कने लगा। क्या वास्तव में सुनीता भाभी सच कह रही थी, या फिर वो सिर्फ उसे डराना चाहती थी? अवनी ने खुद को मजबूत किया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। दरवाज़ा पुराना था मगर मजबूत दिखाई दे रहा था। उस पर जंग लगा हुआ था। करीब जाकर देखा तो दरवाजे के पास दीवार पर पुराने निशान मौजूद थे, जैसे यहाँ बहुत देर तक किसी चीज़ को घसीटा गया हो। अवनी के हाथ ठंडे पड़ने लगे। उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा। उसी समय अंदर से हल्की सी आवाज़ आई। वो फ़ौरन पीछे हट गई। कमरे में कोई मौजूद था, या शायद सिर्फ उसका भ्रम था। उसने चंद लम्हे इंतज़ार किया, फिर दोबारा दरवाजे के करीब गई। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अवनी ने आहिस्ता से दरवाज़ा धकेला। दरवाज़ा चरचराता हुआ खुल गया।
अंदर मुकम्मल अंधेरा था। वो चंद लम्हे वहीं खड़ी रही थी, फिर मोबाइल की रोशनी जलाई सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी। यही तहखाना था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, मगर वो वापस नहीं गई। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा था। नीचे पहुंचकर उसे एक लंबा सा कमरा नज़र आया। वहाँ पुरानी चीज़ें रखी हुई थी, कुछ लकड़ी के संदूक, कुछ पुराना सामान, दीवारों पर नमी के निशान। अवनी ने आसपास देखा। ये जगह भयानक ज़रूर थी, मगर ऐसी नहीं थी जैसे सुनीता भाभी ने उसे बताई थी। वो मज़ीद आगे बढ़ी। एक तरफ एक बंद दरवाज़ा था। उस दरवाज़े पर पुराना ताला लगा हुआ था। अवनी की नज़रें उसी पर रुक गईं। क्या इसके पीछे कुछ था? वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अचानक पीछे से कोई आवाज़ आई। अवनी के शरीर में सनसनी दौड़ गई। वो धीरे से पलटी। अंधेरे में कोई साया सा नज़र आया। उसका सांस रुक गया। वो चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर खौफ से उसके मुंह से चीख निकल गई। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, कौन है, कौन है वहाँ? उसकी आवाज़ तहखाने की दीवारों से टकरा कर वापस आने लगी, मगर अचानक उसका पाँव फिसला। इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरती, एक मज़बूत हाथ ने उसे थाम लिया। अवनी ने आंखें बंद कर लीं। उसे विश्वास हो गया था कि सुनीता भाभी की बात सच थी। यहाँ कोई था, कोई ऐसा जिसे वो बच नहीं सकती थी। वो डर के मारे मज़ीद चीखने ही वाली थी कि एक जानी पहचानी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, अवनी। ये आवाज़ सुनते ही वो साकित हो गई। ये विक्रमादित्य था। अवनी ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलीं। सामने अंधेरे में विक्रमादित्य खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि आश्चर्य था और कुछ ऐसी चिंता जो अवनी ने पहले कभी उसके चेहरे पर नहीं देखी थी। अवनी चंद लम्हों तक उसे देखती रही, फिर फ़ौरन अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, फिर धीमी आवाज़ में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो अवनी? अवनी के पास फ़ौरन कोई जवाब नहीं था। उसके होंठ हिले, मगर आवाज़ ना निकली। उसने समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे। क्या वो बता दे कि सुनीता भाभी की बातों ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया था? क्या वो बता दे कि वो इस हवेली के मालिक से ज़्यादा इस हवेली के राज़ों से भयभीत हो चुकी थी? विक्रमादित्य ने उसके चेहरे को देखा तो समझ गया कि ये सिर्फ आश्चर्य या आकर्षण नहीं था, इसके पीछे कोई वजह थी। वो आहिस्ता से बोला, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? अवनी ने नज़रें झुका लीं। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद उसने धीमी आवाज़ में कहा, भाभी ने कहा था तहखाना देख लेना। विक्रमादित्य का चेहरा एकदम बदल गया। उसने नज़रें उठाकर ऊपर की तरफ देखा, जैसे उसे पहले ही अंदाज़ा हो गया हो कि बात कहाँ से शुरू हुई है। फिर वो वापस अवनी की तरफ मुखातिब हुआ, उन्होंने तुम्हें क्या बताया? अवनी खामोश रही। विक्रमादित्य ने उसकी खामोशी देखकर मज़ीद सवाल नहीं किए। वो सिर्फ इतना बोला, चलो यहाँ से। अवनी ने एक पल के लिए उस जगह को देखा, फिर विक्रमादित्य के साथ चल पड़ी। दोनों खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। अवनी के दिमाग में बहुत से सवाल थे, मगर विक्रमादित्य के चेहरे की गंभीरता देखकर वो कुछ पूछ नहीं पा रही थी। ऊपर पहुंचकर विक्रमादित्य रुक गया। उसने अवनी की तरफ देखा। तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। उसके लहजे में गुस्सा नहीं था, मगर चिंता ज़रूर थी। अवनी ने पहली बार हिम्मत करके पूछ ही लिया, लोग आपसे इतना क्यों डरते हैं? विक्रमादित्य चंद लम्हे खामोश रहा। ये सवाल शायद वो सुनने की आशा कर रहा था, मगर जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर हवेली का आंगन नज़र आ रहा था। फिर आहिस्ता से बोला, क्योंकि लोग अक्सर पूरी सत्यता जाने बिना ही कहानियाँ बना लेते हैं। अवनी खामोशी से उसे देखती रही। विक्रमादित्य ने बात जारी रखी, हर व्यक्ति मेरी ज़िंदगी का सिर्फ वो हिस्सा जानता है जो उसे दिखाया गया है, मगर जो सत्य है वो बहुत कम लोगों को पता है। अवनी ने धीरे से पूछा, फिर आप मुझे सत्य नहीं बताएंगे? विक्रमादित्य ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सी थकन नज़र आई। बताऊंगा, मगर इस समय नहीं। अवनी ने हैरानी से उसे देखा। क्यों? विक्रमादित्य ने नज़रें हटा ली। क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने के लिए सिर्फ कान नहीं, बल्कि दिल भी तैयार होना चाहिए। ये कहकर वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, एक बात याद रखना अवनी, इस हवेली में हर आवाज़ सच्ची नहीं होती,
और हर खामोशी झूठ नहीं होती। अवनी उसके शब्दों को समझने की कोशिश करती रही। वो व्यक्ति जिससे वो कल तक भयभीत थी, आज उसी व्यक्ति की बातों में उसे एक अलग ही दर्द महसूस हो रहा था। विक्रमादित्य ने देखा कि वो अभी भी चिंतित है। उसने नरम लहजे में कहा, और आगे से अगर किसी बात का जवाब चाहिए तो किसी और से सुनने की बजाय सीधा मुझसे पूछ लेना। अवनी ने पहली बार नज़रें उठाकर उसे देखा। वो कुछ कहना चाहती थी मगर शब्द नहीं मिल रहे थे। विक्रमादित्य मुड़कर जाने लगा, फिर अचानक रुक गया। एक पल बाद बोला, और तहखाने के बारे में। अवनी के कदम रुक गए। विक्रमादित्य ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, वो जगह इतनी भयानक नहीं है जितनी लोगों ने बना रखी है। फिर चंद लम्हों के बाद उसने आहिस्ता से बोला, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर है जिन्हें हर किसी को देखने की अनुमति नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अवनी वहीं खड़ी रह गई। अब उसके दिल में डर के साथ एक नया सवाल भी पैदा हो चुका था। आखिर तहखाने में ऐसा क्या था जिसे विक्रमादित्य भी छुपा रहा था। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। अवनी खिड़की के पास खड़ी खामोशी से बाहर देख रही थी। हवेली का आंगन चांदनी में डूबा हुआ था। हर तरफ शांति थी, मगर उसके दिल में अभी भी कई सवाल मौजूद थे। आज का दिन उसके लिए बहुत अजीब था। सुबह तक वो विक्रमादित्य से डरती थी। उसे लगता था कि शायद वो भी उन लोगों जैसा है जिनके बारे में उसे बताया गया था। मगर फिर तहखाने में जब वो डर से चीख रही थी तो वही व्यक्ति उसे संभालने आया था जिसे वो सबसे ज़्यादा डर रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या सच है, लोगों की बातें या विक्रमादित्य का व्यवहार। वो सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। अवनी फ़ौरन पलटी। विक्रमादित्य कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर दिन भर की थकन साफ नज़र आ रही थी, मगर अवनी को देखते ही उसकी आंखों में नरमी आ गई। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर विक्रमादित्य ने आहिस्ता से पूछा, अभी मुझसे डर रही हो? अवनी ने फ़ौरन जवाब नहीं दिया। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोली, पहले डरती थी। विक्रमादित्य ने गौर से उसे देखा। और अब? अवनी ने नज़रें झुका लीं। अब समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये सुनकर विक्रमादित्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद बहुत समय बाद किसी ने उसे संदेह की नज़र से नहीं बल्कि समझने की कोशिश से देखा था। वो धीरे धीरे चलता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। अवनी अभी भी खड़ी थी। विक्रमादित्य ने कहा, बैठ जाओ अवनी। वो खामोशी से बिस्तर के किनारे बैठ गई। कुछ लम्हे कमरे में सन्नाटा रहा। फिर अवनी ने हिम्मत करके पूछा, आप हमेशा इतने शांत क्यों रहते हैं? विक्रमादित्य ने आश्चर्य से उसे देखा, जैसे उसे आशा नहीं थी कि अवनी खुद उससे बात शुरू करेगी। फिर उसने खिड़की की तरफ देखा, शायद इसलिए क्योंकि मेरी खामोशी को भी लोगों ने अपनी मर्ज़ी का मतलब दे दिया। अवनी खामोशी से उसे सुनने लगी। विक्रमादित्य ने आहिस्ता से कहा, कुछ लोग समझते हैं कि शांत व्यक्ति के अंदर भावनाएं नहीं होती, मगर वास्तव में कभी कभी इंसान इतना कुछ सहता है कि शब्द उसका साथ छोड़ देते हैं। अवनी ने पहली बार उसके लहजे में सख्ती के बजाय दर्द महसूस किया। उसने धीरे से पूछा, क्या वास्तव में सब लोग आपके बारे में गलत कहते हैं? विक्रमादित्य ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर बोला, अवनी, हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक वो जो सभी को दिखता है और दूसरा वो जो सिर्फ सत्य जानने वाले देख पाते हैं। वो रुका, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास नहीं करूँगा कि तुम फ़ौरन मेरी बात पर विश्वास कर लो। अवनी ने नज़रें उठाईं। आपको बुरा नहीं लगा कि मैंने भी उन सब बातों पर विश्वास कर लिया? विक्रमादित्य ने ना में सर हिलाया। नहीं। फिर हल्की आवाज़ में बोला, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी यही सोचता। ये जवाब सुनकर अवनी को आश्चर्य हुआ। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई इतना समर्थ व्यक्ति अपनी जगह दूसरे को रखकर सोच सकता है। विक्रमादित्य ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और अवनी की तरफ बढ़ा दी। ये तुम्हारे लिए है। अवनी ने हैरानी से उसे देखा। मेरे लिए? विक्रमादित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ। अवनी ने आहिस्ता से डिब्बा खोला। अंदर तक खूबसूरत सा कलम था। वो दंग रह गई। आपने आभूषण क्यों नहीं दिए? विक्रमादित्य ने कहा, आभूषण तो कोई भी दे सकता है, मगर किसी के शौक़ को समझना ज़रूरी होता है। अवनी खामोश हो गई। उसे याद आया कि बचपन से उसे लिखने का शौक़ था। वो अक्सर अपनी माँ की पुरानी डायरी में छोटी छोटी बातें लिखा करती थी। उसने पहली बार दिल से विक्रमादित्य की तरफ देखा। धन्यवाद,
ये शब्द बहुत आहिस्ता निकला मगर विक्रमादित्य ने सुन लिया। वो मुस्कुराए बिना न रह सका। पहली बार अवनी को लगा कि शायद इस व्यक्ति के चेहरे पर सिर्फ सख्ती नहीं बल्कि एक नरम दिल भी छुपा हुआ है। विक्रमादित्य ने कहा, एक बात याद रखना अवनी, ये हवेली अब तुम्हारा घर है। यहाँ तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अवनी ने खामोशी से सर हिला दिया। कमरे में सन्नाटा था मगर आज की खामोशी पहले जैसी नहीं थी। पहले इस खामोशी में खौफ था, आज इसमें एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। अवनी ने पहली बार महसूस किया कि शायद विक्रमादित्य सिर्फ वो नाम नहीं जिससे लोग डरते हैं, शायद वो एक ऐसा इंसान भी है जिसे समझने की ज़रूरत है। हवेली में आए हुए अवनी को चंद दिन गुजर चुके थे। अब पहले जैसा डर उसके अंदर नहीं रहा था, मगर वो अभी भी इस जगह के माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी। हर चेहरा उसके लिए एक अलग सवाल था, हर बात के पीछे कोई ना कोई राज महसूस होता था। विक्रमादित्य के व्यवहार ने उसके दिल में एक नरम कोना ज़रूर पैदा कर दिया था, मगर हवेली के लोगों की बातें अब भी उसके दिमाग में घूमती रही थी। ख़ास तौर पर सुनीता भाभी की बातें, जो हर मौके पर उसे एहसास दिलाती थीं कि वो यहाँ की नहीं है। उसी दिन अवनी आंगन में बैठी कुछ कपड़े तय कर रही थी जब सुनीता वहाँ आ गई। उसकी नज़र अवनी पर पड़ी तो वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर तंज कसते हुए बोली, तुम्हें तो अब हवेली के कामों में काफ़ी दिलचस्पी होने लगी है। अवनी ने सर उठाकर सुनीता की तरफ देखा, फिर खामोशी से दोबारा अपने काम में लग गई। सुनीता को शायद यही खामोशी पसंद नहीं आई। वो करीब आकर बोली, वैसे ज़्यादा दिल मत लगाना यहाँ के मामलों में, क्योंकि पता नहीं तुम कितने दिन की मेहमान हो। अवनी के हाथ रुक गए। उसने आहिस्ता से सुनीता की तरफ देखा। सुनीता ने मुस्कुराकर बात जारी रखी, आखिर तुम भी तो जानती हो, जो पहले आई थी वो भी बहुत सपने लेकर आई थी मगर ज़्यादा दिन नहीं रह सकी। अवनी कुछ लम्हे खामोश रही, मगर आज ना जाने क्यों उसके अंदर पहले जैसा डर पैदा नहीं हुआ। उसने पुरसुकून लहजे में कहा, भाभी, हर इंसान की ज़िंदगी का फ़ैसला दूसरों के अनुभवों से नहीं किया जा सकता। सुनीता ने हैरानी से उसे देखा, जैसे उसे आशा नहीं थी कि अवनी जवाब देगी। वो हंसकर बोली, अभी नई नई आई हो इसलिए बातें बड़ी अच्छी कर रही हो, समय बीतने दो, सब समझ आ जाएगा। अवनी ने कपड़े एक तरफ रख दिए, फिर वो पहली बार मजबूत लहजे में बोली, समय सबको बदलता है भाभी, मगर हर इंसान को एक जैसा नहीं बनाता। सुनीता के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। अवनी ने बात जारी रखी, आप बार बार कहती हैं कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, मगर आपने कभी ये सोचा कि शायद किसी के बारे में फ़ैसला करने से पहले उसे जान लेना चाहिए? सुनीता ने फ़ौरन जवाब दिया, तुम्हें अभी बहुत कुछ नहीं पता अवनी ने कहा, ये बात सत्य है कि मुझे बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि किसी इंसान को सिर्फ दूसरों की बातों से बुरा नहीं समझना चाहिए। सुनीता खामोश हो गई। वो शायद पहली बार अवनी को इस अंदाज में देख रही थी। अवनी ने मज़ीद कहा, और एक बात भाभी, अगर मैं इस हवेली में आई हूँ तो इज़्ज़त के साथ आई हूँ और इज़्ज़त के साथ ही रहूँगी। ये शब्द कहते हुए अवनी की आवाज़ में गुस्सा कम था मगर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा था। सुनीता ने उसे चंद लम्हे देखा, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। अवनी ने एक गहरी सांस ली। उसे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतनी बातें भूल गई थी, मगर उसे ये भी महसूस हो रहा था कि हर वक्त डर कर रहना उसे अंदर से बहुत कमज़ोर कर रहा था। दूसरी तरफ बरामदे के एक खंबे के पीछे खड़ा विक्रमादित्य खामोशी से सब सुन रहा था। वो काफ़ी देर से वहाँ मौजूद था। उसने अवनी की हर बात सुनी थी। उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आई। ये वही लड़की थी जो चंद दिन पहले उसके सामने खौफ से कांप रही थी। आज वो अपने लिए आवाज़ उठा रही थी। विक्रमादित्य को खुशी हुई थी कि अवनी ने किसी के दबाव में आने के बजाय अपना पक्ष रखा। रात को जब हवेली शांत हो गई तो विक्रमादित्य कमरे में आया। अवनी पुस्तक हाथ में लिए बैठी थी। विक्रमादित्य ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोला, आज तुमने सुनीता भाभी को अच्छा जवाब दिया। अवनी ने चौंक कर उसे देखा। आपने सुना था? विक्रमादित्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। हाँ। अवनी थोड़ी घबरा गई। मुझे लगा शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया। विक्रमादित्य ने ना में सर हिलाया। नहीं अवनी, तुमने बिल्कुल ठीक किया। फिर चंद लम्हे रुक कर बोला, मुझे खुशी हुई कि अब तुम हर बात सुनकर खामोश नहीं रहती।
अवनी ने पहली बार विक्रमादित्य की आंखों में अपने लिए संतुष्टि देखी। विक्रमादित्य कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, आज मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूँ। अवनी ने हैरानी से उसे देखा। कहाँ? विक्रमादित्य ने जवाब दिया, तहखाने में। ये शब्द सुनते ही अवनी के चेहरे का रंग बदल गया, मगर विक्रमादित्य ने नर्म लहजे में कहा, इस बार तुम मेरे साथ जाओगी। अवनी खामोशी से उठ खड़ी हुई। कुछ देर बाद दोनों हवेली के उस हिस्से में पहुंचे जहां वही पुराना दरवाज़ा था। विक्रमादित्य ने दरवाज़ा खोला। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। अवनी का दिल अब भी तेज़ धड़क रहा था, मगर इस बार वो अकेले नहीं थी। नीचे पहुंचकर विक्रमादित्य रुका। उसने चारों तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोला, अवनी, जिस बात से तुम डर रही थी वो सत्य नहीं है। अवनी ने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब? विक्रमादित्य ने दीवार की तरफ इशारा किया। ये तहखाना मैंने नहीं बनवाया था। अवनी की आंखें हैरानी से फैल गईं। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली। लोगों ने एक कहानी बना ली कि ये जगह मैंने बनवाई थी, लोगों को कैद करने के लिए, मगर वास्तव बहुत अलग है। अवनी खामोशी से उसे देखती रही। विक्रमादित्य ने आहिस्ता से कहा, इस जगह की संबंध मेरे परिवार के एक पुराने राज से है। वो चंद लम्हे रुका, फिर बोला, यहाँ एक समय ऐसा भी आया था जब मेरी अपनी माँ को इसी जगह कैद किया गया था। अवनी का दिल धक से रह गया। वो विक्रमादित्य को देखती रह गई। अब उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस जगह को वो खौफ की जगह समझ रही थी, उसके पीछे शायद विक्रमादित्य की अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द छिपा हुआ था। विक्रमादित्य ने आहिस्ता से कहा, और जो कहानी मेरी पहली और दूसरी पत्नी के बारे में तुमने सुनी, उसकी सत्य भी तुम्हें जाननी चाहिए। अवनी खामोश खड़ी रही, क्योंकि अब पहली बार उसे महसूस हुआ कि विक्रमादित्य की कहानी शायद वो नहीं थी जो पूरी हवेली सुनाती थी। विक्रमादित्य ने तहखाने में कुछ देर खामोश खड़े रहने के बाद अवनी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहली बार वो सख्ती नहीं थी जो लोग उसे जोड़ते थे, बल्कि एक ऐसी थकान थी जो शायद वर्षों से उसके अंदर छिपी हुई थी। वह आहिस्ता आहिस्ता अवनी को वापस ऊपर ले आया। दोनों खामोशी से चल रहे थे। अवनी के दिमाग में बहुत से सवाल थे, मगर वो विक्रमादित्य के चेहरे को देखकर समझ रही थी कि आज वो पहली बार अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा खोलने जा रहा है जिसे उसने शायद हमेशा सबसे छुपाया था। कमरे में पहुंचकर विक्रमादित्य ने दरवाज़ा बंद किया, फिर कुछ देर खामोश खड़ा रहा। अवनी बिस्तर के किनारे बैठ गई। विक्रमादित्य ने कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गया। फिर धीमी आवाज़ में बोला, अवनी, इस हवेली की बहुत पुराने राज हैं, ऐसे राज जिनके बारे में हर व्यक्ति अपनी मर्ज़ी की कहानी बना लेता है। वो चंद लम्हे रुका, फिर बोला, यहाँ हमेशा से परिस्थितियाँ अच्छी नहीं रहीं। यहाँ बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसका प्रभाव आज तक मौजूद है। अवनी खामोशी से उसे सुनती रही। विक्रमादित्य ने खिड़की के बाहर देखा, फिर बोला, इस गांव को हमेशा एक ऐसे चित्र की ज़रूरत रही है जिससे लोग डरें, क्योंकि अगर गांव के लोग हवेली वालों से डर ना खाएं तो वो उनकी बात को महत्व नहीं देते। अवनी ने हैरानी से उसे देखा। विक्रमादित्य ने आहिस्ता से कहा, यहाँ के लोगों के लिए हवेली की शक्ति ही सब कुछ थे, मगर उस शक्ति को कायम रखने के लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसे देखकर लोग खामोश हो जाएं। वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में खुशी नहीं थी, और वो चेहरा मेरा बना दिया गया। अवनी की नज़रें उसके चेहरे पर जम गईं। विक्रमादित्य ने कहा, लोगों ने मुझे ऐसा बनाकर पेश किया जैसे मैं निर्दयी हूँ, जैसे मुझे किसी की भावनाओं की परवाह नहीं है, जैसे मेरे अंदर मानवता नहीं है। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, लेकिन सत्य ये है अवनी कि मैं ऐसा नहीं था। अवनी ने पहली बार महसूस किया कि विक्रमादित्य अपने बारे में सफाई नहीं दे रहा था, बल्कि अपने अंदर का बोझ कम कर रहा था। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली। मेरे पिता एक कठोर इंसान ज़रूर थे, इसमें कोई संदेह नहीं। उनके बहुत से फैसले ऐसे थे जिन्हें लोग डरते थे और कई लोगों को नुकसान भी पहुंचा, मगर समय के साथ उनके व्यवहार की छाया मुझ पर भी डाल दी गई। फिर जब मेरी पहली शादी हुई तो उसके पीछे भी एक पूरी कहानी थी। अवनी खामोश रही। विक्रमादित्य ने कहना शुरू किया, मेरी पहली शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई थी। वो मेरे चाचा की बेटी थी। परिवार का मामला था। बुज़ुर्गों को मानना था कि संपत्ति परिवार से बाहर नहीं जानी चाहिए, इसलिए हमारा रिश्ता तय कर दिया गया।
मैंने भी उस समय सोचा कि शायद यही उचित है, क्योंकि परिवार का फ़ैसला था और मैंने कभी अपने बड़े बुज़ुर्गों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन विवाह की रात मुझे एक ऐसी सत्यता का पता चला जिसने सब कुछ बदल दिया। विक्रमादित्य की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। वो किसी और से प्रेम करती थी। यह रिश्ता उसकी मर्ज़ी के बना हुआ था। अवनी के चेहरे पर हैरानी आ गई। विक्रमादित्य ने कहा, मैंने उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं की। मैंने उससे कहा कि अगर वो ये रिश्ता नहीं चाहती तो मैं उसे आज़ाद कर दूंगा। मैंने सोचा कि किसी इंसान को ऐसी ज़िंदगी नहीं बितानी चाहिए जहाँ उसका दिल कहीं और हो और वो किसी और रिश्ते में बंधा हो। लेकिन समस्या ये थी कि वो अपना नाम ख़राब नहीं करना चाहती थी। वो परिवार और लोगों के सामने ये नहीं कहना चाहती थी कि वो किसी और को पसंद करती है। विक्रमादित्य चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, उसने मेरी खामोशी और भलाई का फ़ायदा उठाया। उसने मेरे खिलाफ़ ऐसी बातें कही जिसकी वजह से सभी ने मुझ पर विश्वास कर लिया। अवनी ने धीरे से पूछा, फिर आपने कुछ नहीं कहा? विक्रमादित्य ने नाम सर हिलाया। नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं सत्य बताऊंगा तो एक औरत की इज़्ज़त ख़राब होगी। वो गलत थी, मगर मैं नहीं चाहता था कि उसकी ज़िंदगी मज़ीद कठिन हो जाए। अवनी खामोश हो गई। विक्रमादित्य ने कहा, वो मुझसे अलग हो गई। बाद में वो उसी व्यक्ति के साथ चली गई जिसे वो प्रेम करती थी। लेकिन लोगों ने सिर्फ इतना देखा कि मेरी पत्नी विवाह के कुछ दिन बाद हवेली छोड़कर चली गई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि असल वजह क्या थी। उन्होंने अपनी कहानी बना ली। किसी ने कहा मैंने उसे कैद कर लिया था, किसी ने कहा मैंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, और आहिस्ता आहिस्ता वही बात सत्य मान ली गई। विक्रमादित्य ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर बोला, मैंने उसे क्षमा कर दिया था, क्योंकि हर इंसान से भूल हो सकती है और कभी कभी इंसान परिस्थितियों के आगे कमज़ोर पड़ जाता है। फिर उसने दूसरे विवाह का जिक्र शुरू किया। मेरा दूसरा विवाह तब हुआ जब मेरी उम्र 26 वर्ष थी। वो विवाह भी मेरे पिताजी ने करवाया था। वो उस समय जीवित थे। वो शहर के एक बड़े व्यापारी की बेटी थी। उसकी परवरिश शहर में हुई थी। उसकी सोच अलग थी। वो चाहती थी कि मैं उसके साथ शहर चला जाऊं। वो चाहती थी कि मैं हवेली और ज़मीनों का काम छोड़ दूं। लेकिन अवनी, मैं ये सब छोड़ नहीं सकता। ये सिर्फ मेरी संपत्ति नहीं थी, बल्कि मेरे परिवार की जिम्मेदारी थी। इसी बात पर हमारे बीच मतभेद शुरू हो गए। वो नाराज़ होती गई, मैं अपनी जगह मजबूर था। फिर वो रिश्ता भी समाप्त हो गया। विक्रमादित्य ने एक लंबी सांस ली, लेकिन गांव के लोगों ने फिर वही किया जो हमेशा करते आए थे। उन्होंने पूरी सत्यता जाने बिना अपनी कहानी बना ली। अवनी पूरी आत्मीयता से उसकी बात सुन रही थी। विक्रमादित्य ने कहा, यहाँ के लोगों के पास समय बहुत होता है। हर घर में फ़ोन नहीं है, इंटरनेट भी हर जगह नहीं आता, टीवी भी हर घर में नहीं है। तो फिर लोग अपना समय बिताने के लिए क्या करते हैं? वो कहानियाँ बनाते हैं, और सबसे आसान कहानी हमेशा शक्तिशाली लोगों के ख़िलाफ़ बनाई जाती है। अवनी ने महसूस किया कि विक्रमादित्य के लिए सबसे दुखदायक चीज़ ये नहीं थी कि लोग उससे डरते हैं, बल्कि ये थी कि किसी ने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। विक्रमादित्य ने आहिस्ता से कहा, और इन कहानियों में मुझे एक दुष्ट बना दिया गया। ऐसा दुष्ट जिसने कभी किसी को खुश नहीं किया। ऐसा इंसान जिसके दिल में कोई भावना नहीं थी। जबकि सत्य ये है अवनी कि मैं भी एक मनुष्य हूँ। मुझे भी दुख होता है, मुझे भी पीड़ होती है। बस अंतर इतना है कि मैं कभी अपना दुख सबके सामने नहीं रखता। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। अवनी के पास उस समय कोई उत्तर नहीं था। वो सिर्फ विक्रमादित्य को देख रही थी। जिस व्यक्ति से वो कुछ दिन पहले तक खौफज़दा थी, आज पहली बार उसे एक ऐसे इंसान के रूप में देख रही थी जिसके चारों तरफ झूठी कहानियों की दीवार खड़ी कर दी गई थी। विक्रमादित्य ने आहिस्ता से कहा, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम तुरंत हर बात पर विश्वास कर लो। बस इतना चाहता हूँ कि कोई फ़ैसला करने से पहले मुझे एक मौका ज़रूर देना। अवनी ने खामोशी से सर झुका लिया। पहली बार उसके दिल में विक्रमादित्य के लिए डर से ज़्यादा सहानुभूति पैदा हुई थी। विक्रमादित्य कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर उसने आहिस्ता से कहा, लोग कहानियाँ बनाते रहे, मुझे बुरा बनाते रहे, और मैं खामोश रहा क्योंकि हम पुरुष हैं। अपनी हम क्षत्रियों की तरह चीख चिल्ला नहीं सकते।
जो होता है उसे सहते हैं। हमें लगता है कि अगर हम हर बात का जवाब देने लगेंगे तो हमारी अपनी प्रसिद्धता कम हो जाएगी, इसलिए मैं कभी किसी के सामने अपनी सफाई नहीं देता। वो चंद लम्हे रुका, फिर अवनी की तरफ देखा। लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे दिल में मेरे बारे में कोई गलत बात रहे। मैं चाहता था कि तुम सत्यता जान लो, क्योंकि तुम्हें अधिकार है कि तुम अपने पति को दूसरों की बातों से नहीं बल्कि स्वयं उसके शब्दों से पहचानो। अवनी खामोशी से उसे देखती रही। उसके दिल में आज पहली बार विक्रमादित्य के लिए वो डर नहीं था जो पहली रात था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। वो आहिस्ता से बोली, मेरे दिल में पहले भी कोई बात नहीं थी, बस कुछ सवाल थे जिनके जवाब नहीं मिल रहे थे। आज वो भी मिल गए हैं। आप चिंता ना करें, मैं इसके बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, किसी बंद दरवाजे के पीछे नहीं जाऊँगी, किसी बात को दूसरों से सुनकर कोई फ़ैसला नहीं करूँगी। विक्रमादित्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे शायद पहली बार महसूस हुआ था कि अवनी सिर्फ उसकी बात सुन नहीं रही बल्कि उसे समझ भी रही है। वो उठा, फिर आहिस्ता से अवनी के करीब आया। उसने नरम दिली से उसका हाथ थाम लिया। अवनी ने हैरानी से उसे देखा, मगर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। विक्रमादित्य ने उसे अपने करीब कर लिया। अवनी एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। फिर उसके दिल में वही एहसास वापस आ गया जो पहली रात आया था, मगर उस समय वो खौफ में छुपा हुआ था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, जब पहली रात आपने मुझे गले से लगाया था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर हूँ। विक्रमादित्य एक पल के लिए आश्चर्य में पड़ गया। उसने अवनी को देखा, जैसे उसे विश्वास न आया हो कि अवनी के दिल में उसके लिए ऐसा एहसास भी मौजूद है। वो आहिस्ता से बोला, सच में अवनी? अवनी ने धीरे से सर हिला दिया। हाँ, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उस समय मैं आपसे बहुत डरी हुई थी, मगर जब आपने मुझे संभाला था तो मुझे पहली बार लगा था कि शायद मैं अकेली नहीं हूँ। विक्रमादित्य कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसमें वर्षों की थकन के बाद सुकून छिपा हुआ था। उसने अपनी बाहें दोबारा अवनी की तरफ फैला दी। यही तो तुम्हारी सबसे सुरक्षित जगह है अवनी। अवनी ने उसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से उसके करीब आ गई। इस बार उसके कदमों में डर नहीं था, उसके दिल में विश्वास था। वो दोबारा विक्रमादित्य के गले लग गई। कमरे में सन्नाटा था, मगर आज की खामोशी में पहले जैसा बोझ नहीं था। आज इस खामोशी में एक नए रिश्ते की मजबूती थी, एक ऐसा रिश्ता जो डर से शुरू हुआ था मगर विश्वास की तरफ बढ़ रहा था। विक्रमादित्य ने पहली बार महसूस किया कि शायद ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपके बारे में बनी हुई सारी गलत कहानियों को समाप्त नहीं करते, बल्कि आपको दोबारा स्वयं पर विश्वास करने सिखाते हैं। और अवनी के लिए भी ये एहसास नया था कि जिस व्यक्ति से वो सबसे ज़्यादा डरी हुई थी, वही व्यक्ति उसके लिए सबसे बड़ा आश्रय बन चुका था। उसी रात उन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ते की शुरुआत हुई जिसमें सिर्फ नाम का साथ नहीं था, बल्कि एक दूसरे को समझने का वचन भी था। हवेली में अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा था। अवनी के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया था। जिस लड़की ने पहली रात डर के मारे आंखें बंद कर ली थीं, आज वही लड़की पूरे आत्मविश्वास के साथ इस हवेली में चलती थी। अब वो हर आवाज़ से नहीं डरती थी, हर बात पर परेशान नहीं होती थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि हर व्यक्ति की बात सत्य नहीं होती। विक्रमादित्य भी अब पहले जैसा खामोश नहीं रहा था। अवनी के साथ उसका व्यवहार सबके लिए आश्चर्य के कारण बन चुका था। वो हवेली के लोगों के सामने भी अवनी का ध्यान रखता था, उसकी बात सुनता था, उसके साथ समय बिताता था। सुनीता दूर खड़ी ये सब कुछ देखती रही। उसे शायद विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वो बार बार ये एहसास दिला रही थी कि तुम यहाँ ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं हो, वही लड़की आज इस हवेली की सबसे मजबूत स्त्रियों में नज़र आ रही थी। एक दिन विक्रमादित्य ने सबके सामने अवनी का हाथ थाम लिया। अवनी ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। पहले वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो कभी इस तरह सबके सामने विक्रमादित्य के साथ खड़ी होगी, मगर अब उसे किसी से कुछ प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं थी। वो जानती थी कि उसका रिश्ता विश्वास पर टिका है। विक्रमादित्य ने जानबूझकर सबके सामने अवनी को अपने करीब रखा, क्योंकि वो चाहता था कि सुनीता भाभी को भी पता चल जाए कि इस बार आने वाली लड़की कमज़ोर नहीं है।
ये वो अवनी नहीं है जो दूसरों की बातों से टूट जाएगी। ये वो अवनी है जो सत्य जानने के बाद भी अपने फैसले पर दृढ़ रख सकती है। अवनी भी समझ चुकी थी कि विक्रमादित्य ये सब क्यों कर रहा है, मगर उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब वह स्वयं भी चाहती थी कि सबको पता चल जाए कि वो इस हवेली से भागने वालों में से नहीं है। कुछ दिन बाद विक्रमादित्य उसे हवेली से बाहर ले गया। दोनों खेती की ज़मीनों की तरफ चलते रहे। हवा में मिट्टी की सुगंध थी। अवनी खामोशी से आसपास देख रही थी। विक्रमादित्य ने उसे बताया कि ये ज़मीनें सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि उसके परिवार की ज़िम्मेदारी है। अवनी ने मुस्कुरा कर कहा कि अब वो समझती है कि आप यहाँ से दूर क्यों नहीं जा सकते। विक्रमादित्य ने उसे देखा। उसे खुशी हुई कि अब कोई उसकी मजबूरी को ज़िद नहीं समझ रहा था। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। कभी अवनी अपने बचपन के किस्से सुनाती, कभी विक्रमादित्य अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे प्रसंग बताता। अब उन दोनों के बीच वो दूरियां नहीं थीं जो पहली रात थी। अब एक आत्मिक समझ थी। एक ऐसा संबंध था जिसमें शब्द कम थे मगर भावनाएं ज़्यादा थीं। हवेली वापस आए तो सुनीता आंगन में मौजूद थी। उसकी नज़र दोनों पर पड़ी। अवनी के चेहरे पर आत्मविश्वास था, विक्रमादित्य के चेहरे पर सुकून। सुनीता को पहली बार एहसास हुआ कि इस बार कहानी अलग है। ये लड़की डर से हारने वाली नहीं है। ये लड़की सत्य जानकर भी अपने रिश्ते के साथ खड़ी है। अवनी ने विक्रमादित्य की तरफ देखा। विक्रमादित्य ने उसका हाथ थाम लिया। इसी क्षण में किसी को कुछ प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता स्वयं सबसे बड़ा जवाब बन चुका था। रात को अवनी खिड़की के पास खड़ी थी। विक्रमादित्य उसके पास आया। कुछ देर दोनों खामोश खड़े रहे। फिर अवनी ने आहिस्ता से कहा, कभी सोचा नहीं था जिस हवेली से इतना डर लगता है वही जगह एक दिन अपना घर लगने लगेगी। विक्रमादित्य ने मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी सत्य तक पहुंचने के लिए डर के रास्ते से गुजरना पड़ता है। अवनी ने उसकी तरफ देखा, फिर अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। ये डर की वजह से नहीं बल्कि विश्वास से थामा गया हाथ है। हवेली के बाहर लोगों की कहानियाँ अब भी चलती रहेंगी, मगर अंदर एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़की ने डर को पराजित किया, एक ऐसे इंसान को समझा जिसे दुनिया ने गलत समझा, और एक ऐसा रिश्ता बनाया जो समय के साथ मजबूत होता गया। अवनी अब इस हवेली की सिर्फ बहू नहीं थी, वो विक्रमादित्य की जीवन साथी बन चुकी थी, और विक्रमादित्य के लिए भी वो पहली व्यक्ति थी जिसने उसके नाम के पीछे छिपे वास्तविक इंसान को देखा था।